जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। 90 डेज प्लानर का ये आपका डे 2 है। डे में 2 में पार्ट थर्ड हम जाना है, क्योंकि विस्तार से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो विस्तार से एक एक चीज़ें देखें। पार्ट 2 और पार्ट 1 बना दिया गया है, उसको जाकर के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये आपके दोनों चैनल, आपका शंकर सर और ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया, दोनों में आपका दिया गया है, वहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं इसका। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए आपका डे थर्ड में आपका स्वागत है अभी। और ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी। तो देख सकते हैं 32 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया गया था, 33 भी हो गया था। इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये जानना है। तो विद्यासागर के लेखन में बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की, और इसका सही उत्तर देखना है। तो बिल्कुल ये आपका इसका हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, उन्हें कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में विद्यासागर की उपाधि मिली थी, ये भी सही है। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर के उनमें बहुत उत्साह थी, ये भी सही है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया था, विधवा विवाह से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो केवल और केवल 4 है, क्योंकि क्या पूछा गया, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड छुपा रहता है, लेकिन इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके व्याख्या देखें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज में उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी। सोच सकते हैं बचपन में ही किसी को विद्यासागर की उपाधि उनके कर्मों के कारण मिल रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग्स। चलिए, ये दिए गए नंबर पर था, जिससे अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए या टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स का मैंने लिंक आपको प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। चलिए शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, जो कई लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे कुछ उपलब्ध है। जाकर के आप फाइल सेक्शंस में देखेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगा, और ये मिलना शुरू हो जाएगा आप लोग को। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठाइए, डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है। सीधे इसकी व्याख्या पर चलते हैं। उस समय हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बहुत शोचनीय थी। इन्हीं के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत में तैयार हुआ, और विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। इन्होंने बंगाल भाषा के गद्य को सरल एवं आधुनिक बनाया। बंगला लिपि को जो है भी सरल और तर्क सम्मत बनाया। स्त्री शिक्षा के समर्थन भी बैथ्यून की सहायता से ने गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। लगभग 35 स्कूल खुलवाए। सुधारक के रूप में इन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी समझा जाता है। मतलब इनके बाद इनको ही माना जाता है, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। चलिए, जो लोग बिहार से होंगे, ये बंगाल से होंगे, इनके बुक्स कई हैं जो आप पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के सकारात्मक योगदानों में से इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, तो नहीं है। इसके पेन को रीड कर लेते हैं। चलिए देख, इनमें लोगों ने स्वतंत्रता और समानता का भाव जागृत किया है, बिल्कुल किया था। यह पुरोहितों के एक अधिकार को चुनौती नहीं दे सका, बिल्कुल दिया था पुरोहितों को। ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं दे सका, ये आपका आंसर है। इसने भारत में तर्कवाद को बढ़ावा दिया था, बिल्कुल तार्किक यानी रीजनिंग का इसमें बढ़ावा मिला। क्या सोच सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या प्लस माइनस सभी चीज़ें। इसने पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया था, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्या चीज़ें चेंज हुए, मशीनें आना शुरू हो गई थी। तो ये सारे भारतीय राष्ट्रीय, अभी हम जो पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के बाद की घटना। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अपलोड कर दिया गया है, इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा, तब आपको रिलेट कर पाएंगे। स्टोरी फॉर्मेट में सारा बताएगा, आम भाषा में, ताकि दिमाग में छप जाए सीधे सारी चीज़ें घटना है। थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं व्याख्या के साथ एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता है कहीं भी। कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10% 20% से ज़्यादा नहीं रिपीट होता है, लेकिन आपका टॉपिक 100% रिपीट होगा। ये आपका 1857 की क्रांति अगर पूछी जा गई है, तो टॉपिक रिपीट होगी, उसकी व्याख्या रिपीट होगी, उसके मूल कर्तव्य, जो मूल वो बुक है SCERT NCERT बुक से रिपीट होगी, आपको घटना स्पेक्ट्रम से रिपीट होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, रूट पर जाके काज कीजिए। आपका रूट क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या साइंस का आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो, या फिर मैथ्स भी अगर आप लेते हैं, रीजनिंग भी लेते हैं, तो आपका रूट अगर आपको क्लियर है तो प्रैक्टिस कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बार बार आप जोड़ दीजिए।
ये सारे क्वेश्चन के साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी एससीईआरटी जो आपको मिला है, जो बुक प्रोवाइडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, भी कई बुक्स मैंने दिया है एनजे टेलीग्राम चैनल में, उसको जाकर भी जरूर देखिए, तो फिर आपको पता चलेगा। चलिए, भारत में सामाजिक और सुधार आंदोलन जो है, आंदोलन में पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती मिला, यही आंसर आपका रहा। इन सब के अलावा इसने मध्य वर्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की, उसके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन की प्रवृत्ति को नया और स्वरूप दिया, जो औपनिवेशिक शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर के रह गए थे। इस आंदोलन ने लोगों के सामाजिक भेदभाव एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष की चेतना को जागृत कर दी थी। दबे कुचले लोग थे ये, जितने भी लोग थे, इतने ज़्यादा उन्होंने प्रताड़ित झेला था रजवाड़े द्वारा या फिर कह सकते हैं मुगलों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इनको संघर्ष करना आता ही नहीं था, ये सारे इनसे इनका प्रेरणा मिली। 1857 की क्रांति जब फैली तो उनको लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, और ये प्रेरणा से अब जन आंदोलन हुआ और 90 साल के बाद हमें आज़ादी की प्राप्ति हुई। अगर वही उस समय संगठित होते और सभी लोग एकजुट होकर के करते तो शायद हमारे भारत की आज़ादी 1857 में ही मिल जाती। और अंग्रेज ऐसा बोलते भी थे। कर्जन के द्वारा फिर साफ शब्दों में कहा गया है, कर्जन ने कहा कि अगर पुरोहित और ये जमींदार, ये जितने भी साहूकार हैं, और अगर उनका सपोर्ट नहीं करते, एक सुरक्षा कवच के रूप में वो काम नहीं करते, तो शायद उसी समय उनको भागना पड़ जाता। चलिए नेक्स्ट को है 35 नंबर क्वेश्चन। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव पर विचार करें। नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके सत्य के बारे में जानेंगे। सुधार आंदोलन में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्रों जैसे कि स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हो गया था। बिल्कुल नहीं, ऐसा ही कहा गया है। आंदोलन के बाद नकारात्मक यही प्रभाव पड़ा था, ठीक है, क्योंकि जितने भी सामाजिक सुधार हुए थे और इसमें नकारात्मक यही प्रभाव पड़ा था। धार्मिक सुधारों ने सांप्रदायिक सौहार्द और अपने आपसी भाईचारा को बढ़ावा दिया था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऑप्शन इसमें सिर्फ सही है। देखिए, भारत में धर्म और समाज सुधारक के संबंध में नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में केवल एक कथन है, धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा, उन लोगों ने आपसी भाईचारा को कम कर दिया। अब जितने भी आपने प्राचीन काल से पढ़ा है, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या फिर आपका हर्षवर्धन के बारे में, तो सभी लोग अपने अपने या राज्य में जितने भी लोग हैं या आर्टिस्ट है या जितने भी लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चित्रकला हो या फिर लेखन हो, वो अपने बारे में ज़्यादा, जो अब कोई भी राजा रजवाड़े, मान लीजिए आपका ही राज है और आपके साम्राज्य में आपके पैसे से कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पर पढ़ रहा है चित्रकला या फिर कोई भी लोग, तो आपके बारे में प्रशंसा करेगा, चाहे आप में जितनी भी कमियाँ हैं। तो वो ही सारी चीज़ें हुई और ये घटना अभी भी देखने को मिलती है। आज के भी समय में भी देखेंगे, जिसकी सरकार है, न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया, सभी जगह उसी की बढ़ाई या ज़्यादा करते हैं। हालांकि बिना पक्ष प्रतिपक्ष होकर के सारे अपनी बातें रखना चाहिए इन सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में संकुचित होकर रह गए। देख सकते हैं जो मैंने बातें बोला आपको, प्राचीन से लेकर के मध्यकाल की घटना और अभी वर्तमान में जो घटना है, यानी कि पास्ट की बातें की, प्रेजेंट की बातें की और फ्यूचर की भी बातें को मैंने कोरिलेट किया। अगर इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके आप मेंस का भी राइटिंग करते हैं, कहीं भी कुछ लिखते हैं, या फिर आप कॉन्सेप्ट आपका स्टोरी फॉर्मेट में क्लियर रहता है, तो आपके क्वेश्चन नो डाउट्स नहीं छूटेंगे। क्योंकि अब जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहे हैं, खास के लिए बीपीएससी हो यूपीएससी हो, उसका क्वेश्चन का तरीका यही है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो बना पाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप वन लाइनर फॉर्मेट से लूसेंट पढ़ करके ये, या फिर किरण का वन लाइनर फॉर्मेट से आप सोचेंगे एग्जाम निकल जाएगी, अब संभव नहीं है। अब आपको जो कंपटीशन आज से 5 साल 10 साल पहले देखने को मिलती थी, आपको उसके लिए दिमाग कम से कम 1.5 के ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है साथ ही साथ, या फिर 2 टाइम आप समझ सकते हैं मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का हुआ है, वो स्टॉप, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कंपटीशन बढ़ गए हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है। यूपी और बिहार या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे नॉर्थ या पूरे इंडिया की बात करें, तो ये सभी जगह समान, लगभग समान है। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को भी बिल्कुल भुला दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब भारत में सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के विविध कारणों में से कौन एक सही नहीं है? तो हम चलते हैं, एक एक व्याख्या देखते हैं।
हाँ, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता में कमी आई। ईसाई मिशनरी को भारत में आगमन मिला। प्रेस का विकास हुआ। या भारतीय देसी ज्ञान का विस्तार हुआ। बताइएगा इनमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी। इसका सही भी है जवाब ए है। ठीक है, इसका सही जवाब ए है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीतिक एकता में कमी देखने को मिला। बाकी सारी चीज़ें ये सही बताया गया। क्या है? सही बताया गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? सही नहीं है। ठीक है, इसमें सही नहीं है, यही सही नहीं है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीतिक में एकता में कमी मिली है, बल्कि बढ़ोतरी मिली है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन में पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिमत्ता, मानवता एवं सिद्धांतों का भारतीय मुसलमानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीयों के साथ साथ कपितय, यूरोपीय विद्वानों तथा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने भी इन आंदोलनों को सहयोग प्रदान किया। इसके साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ आर्थिक विपन्नता के साथ ही सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, भेदभाव आदि भी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के मुख्य कारण थे। इसके सारे रीजन्स थे। चलिए नेक्स्ट, अब ये मिलान करना बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये वर्ड को देखना है सम्मिलित है या नहीं पूछ रहा है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, कई बार मैंने बताया सही है। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, इसी से बन करके बना था। दो भागों में बट गया था, एक था आदि ब्रह्म समाज, एक बना था भारतीय ब्रह्म समाज। तो आपका भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन थे या फिर कौन थे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, भारतीय समाज देखिए ब्रह्म समाज है ना, केशव चंद्र सेन। दो भागों में बट गया था, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में। कल के डेट में मैंने बताया था आपको, वो क्लासेज आप जरूर देखिएगा। बांग्ला ब्रह्म समाज, देखिए बांग्ला ब्रह्म समाज आपका ये केशव चंद्र सेन नहीं है, बल्कि भारतीय बांग्ला ब्रह्म समाज, ये आपका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्रह्म सेन ये भी इन्हीं का है, केशव चंद्र सेन का। इसी को बाद में नाम साधारण को भारतीय किया गया था। तो ये देखिए ब्रह्म समाज ईस्वी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम निश्चिंत रहे। हालांकि ईस्वी भी मैंने बताया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर। आदि ब्रह्म समाज है देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज आपके केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज आपका है केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, साधारण, बांग्ला नाम का ऐसा कुछ भी नहीं निकाला गया था। पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साधारण या भारतीय दोनों अगर करेंगे तो केशव चंद्र, और आदि अगर लगा देंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज के में सम्मिलित हुए थे, और केशव चंद्र सेन जो है 1858 में, लगभग आप देख सकते हैं 16 साल के डिफरेंस है, ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। तो दोनों शामिल हुए थे, दोनों में फिर मतभेद हुआ, अपने अपने विचारों में मतभेद हुआ। दोनों ने अलग अलग समाज का, दोनों में एक ही मकसद था कि हिंदू रीति रिवाजों में या हिंदू सनातन धर्म में जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तो अलग अलग मानसिकता थे, कोई मूर्ति पूजा को मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, एकेश्वरवाद में है, कोई बहुवाद में है, बहुदेव में है। ये सारी चीज़ें, बस ये घटना मैंने स्टोरी फॉर्मेट में बताया था, उसको जाकर के देख सकते हैं। घटना चक्र भी मैंने अच्छे से पढ़ाया, उस प्लेलिस्ट को भी जाकर के देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। समय मिलेगा मैं NCERT का सीरीज में भी स्टार्ट करूँगा, सभी सब्जेक्ट का। जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं। आप 6 से लेकर के मैं 12 तक का, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या साइंस का हो, मैं स्टार्ट करूंगा। आधा एक घंटा डेली आपको पढ़ाएंगे। चलिए, 1833 में ब्रिस्टन इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? 33 में हुई थी, और उन्होंने 28 में स्टार्ट किया था। 5 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है। ऑप्शन में रहेगा भारत है, दिल्ली है, या बंगाल है, ये ऐसा, या फिर ब्रिस्टन इंग्लैंड में। तो कई लोग सोच भी नहीं पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको ऑप्शन पता भी नहीं चलेगा। तो ब्रिस्टन UK लंदन में हुआ इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित है पूछा जा रहा है। तो कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग ने कोलकाता में इस संगठन की स्थापना की। ऐसा कुछ नहीं, सही पूछा जा रहा है, तो ये नहीं, आत्माराम प्रार्थना समाज से नहीं है। इसकी स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से की गई थी। ये सही है। प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस सभा थी, इसमें सम्मिलित, इससे उसका पूरा नाम था पूर्ववर्ती परमहंस, फिर प्रार्थना सभा इसका नाम रखा गया। समाज हिंदू रूढ़िवादियों के साथ टकराव पर निर्भर था। नहीं, इसके टकराव पर नहीं था, इस पर निर्भर नहीं था, बल्कि उससे
विरक्ति था, उसमें सुधार चाहते थे। तो केवल 2 और 3 सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। 1867 में केशव चंद्र ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज के स्थापित करने में मदद की। केशव चंद्र ने मदद किया था, बिल्कुल सही, आत्माराम पांडुरंग को। प्रार्थना समाज इसके आत्माराम पांडु ने इस संगठन की स्थापना की। यहाँ आई थिंक ये भी सही होना चाहिए। 1 2 3 सी इसमें ऑप्शन आएगा, बिल्कुल इसमें गलत दिया गया है। इसमें प्रार्थना समाज पूर्ववर्ती परमहंस सभा था, जो उदारवाद विचारों को फैलाने और जाति और सांप्रदायिक बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक गुप्त समाज की तरह था। महादेव गोविंद रानाडे आपका, जिनका जीवन काल है 1842 से लेकर 1901 तक, 1870 में समाज में शामिल हुए और समाज द्वारा किया गया अधिकांश काम और लोकप्रियता उनके प्रयासों के कारण हुआ। तो ये कौन से? महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे। उनके प्रयासों से समाज को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ, यानी कि जो बंगाल में एक प्रांत में सिर्फ सीमित था, अब उसको पूरे भारत लेवल पर पहुंचाने का काम किन्होंने किया? तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। समाज के अन्य नेता जैसे आरजी भंडारकर भी थे, जिनका जीवन काल है 1837 से 1925 तक जीवन काल है। और उसके बाद है एनजी चंद्रवाकर, 1855 से 1923 तक इनका जीवन काल रहा है। प्रार्थना सभा महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से बहुत जुड़ी हुई थी। समाज, शिक्षा और अनुनय पर निर्भर था, ना कि हिंदू रूढ़िवादियों के टकराव के साथ इनका कोई संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमजी रानाडे, जो महात्मा गोविंद रानाडे, जो आपको मैंने बताया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसका सही बताना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? यह प्रार्थना समाज के संस्थापक के सदस्य थे, बिल्कुल ये सदस्य थे, मैंने आपको बताया 1870 में ये जुड़े। कब जुड़े? तो 1870 में। ठीक है, वह वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। नहीं, बिल्कुल ये नहीं थे। इन्होंने कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को प्रभावित किया और ये इनके गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों सीरीज में एमके यानी महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। और इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। उन्होंने कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को प्रभावित किया। प्रभावित करना मतलब वही हुआ, समझ सकते हैं, गुरु बनाना, आदर्शों पर चले। तो ये भी सही है। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ थ्योरी में विश्वास रखते थे। तो ये दोनों, ये भी सही है। 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है। पहला कथन सही है। एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे, प्रचलित सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की वकालत करते थे। दूसरा कथन जो आपको मैंने बताया वो गलत है। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक समाचार पत्र का संस्थापन किया। तो वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है तीसरा कथन। उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को प्रभावित किया, इनमें से सबसे प्रमुख थे गोखले जी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1920 में, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सही कथन चौथा है, उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ थ्योरी में विश्वास रखते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आर्य समाज के प्रारंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था। इसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है? तो ये आर.सी. मजूमदार का है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कथन है। आर्य समाज के संबंध में उपरोक्त कथन जो है प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा है। आर्य समाज के प्रेरणाता जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है इनके प्रेरणाता? यानी कि प्रेरणा का स्रोत जहाँ से मिलता है, और जहाँ एक झरना जिस तरह से मिलता है, ज्ञान का झरना कहाँ से मिलता है? कोई ना कोई आपका एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। जब भी आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में है, चाहे आप क्रिकेट ही क्यों नहीं बन रहे हैं, तो आपका एक आदर्श होना चाहिए। जैसे क्रिकेटर में सब अपना आदर्श बनाते हैं, धोनी को या फिर सचिन तेंदुलकर को, द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो उसी तरह से आप भी अपना आदर्श बनाइए, प्रेरणा स्रोत बनाइए। प्रेरणा स्रोत बनाने से ये फायदा होता है कि आप विचलित नहीं होंगे
आप दिग्भ्रमित नहीं हो गए, आप के दिमाग में ये विचार नहीं आएगा कि मैं कल के डेट में फुटबॉलर बन जाऊं या फिर टेनिस खेलने लगूं या फिर आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, ये भटकाव नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो भी जिस भी फील्ड में तैयारी करें, चाहे आप रेलवे का या फिर बिहार एसएससी बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, एक दोस्त हो या फिर एक गुरु हो जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इंस्पिरेशन सोर्स मानते हैं। तो ये आर्य समाज के जो है प्रेरणा स्रोत जहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था। ये कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, जब आगे भी कल के डेट में पढ़ेंगे तो उसके स्वराज शब्द का बहुत उपयोग होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तिलक जी ने कहा था। एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया। किसने सिखाया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और हमारा देश है स्वामी यानी कि ये साधु, ये संतों का देश है। इसमें सारी चीज़ें जितने भी अज्ञान, अब क्यों हमें विश्व गुरु कहा जाता था, क्यों 200 साल अंग्रेज यहाँ पर आकर के व्यापार किए और लूटे। उनको पता था कि ये सोने की चिड़िया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं अब रंग बना के चला गया। 1947 में जब हमें गुलाम मतलब आज़ादी दे के गया है तो उसमें कुछ भी नहीं था। हम भूखमरी से झेल रहे थे, बेरोजगारी से झेल रहे थे, गरीबी एकदम चरम सीमा पर थी। ये सारे रीजन्स है, अभी भी देख सकते हैं कई चीज़ें अभी भी हैं। नेक्स्ट है, आर्य समाज ने सन 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी, जो आप लोग अभी भी देखते होंगे, डीएवी स्कूल की स्थापना की। तो इसकी स्थापना की शुरुआत आज़ादी से पहले, बहुत पहले 1886 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, उसके एक साल बाद आर्य समाज ने लाहौर में सबसे पहला स्टार्ट हुआ है। लाहौर आपको पता है पाकिस्तान में पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लाहौर हो या फिर अफगानिस्तान हो या फिर कई चीज़ें। दयानंद ने एंग्लो वैदिक, इसका कई लोग फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, डीएवी आप कई लोग स्कूल जाते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। फुल फॉर्म क्या है, द दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी। स्कूल की स्थापना की 1902 में श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार के पास कांगडी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बाद में इतना प्रचलित नहीं हुआ, गुरुकुल विश्वविद्यालय श्रद्धानंद जी ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। आप सोच सकते हैं जिनके नाम में मूल शंकर हो और लास्ट लगा हो दयानंद सरस्वती, कुछ न कुछ सरस्वती का काम करेगा तो कुछ न कुछ ऐसे काम करेंगे। तो आप कोरिलेट कीजिए, आप रिलेशंस को बना कर रखिए तो आपको इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। कि वेदों की ओर लौटो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पुराने ज़माने में चले जाइए या फिर उसको प्राचीन समय में चले जाइए। इनका मतलब ये था कि वेदों की ओर जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आधुनिक समय में, वर्तमान समय में उसको कोरिलेट करके और उसको आप आगे बढ़ें। इन्होंने ही कहा था। इन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। काफ़ी लोग जो मुगलों के कारण 300 साल लगभग मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो 500 साल का जो सारा चीज़ था, यानी मुगलों के द्वारा जो भी अत्याचार या फिर जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था, उन सभी को शुद्धिकरण आंदोलन के तहत वापस हिंदू में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, तो ये सारे कार्य किनके द्वारा किए गए, ये एक तरह एक संक्षिप्त नोट्स आपका बन जाएगा अगर हम बातें करें किनकी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक संक्षिप्त नोट 10 पॉइंट में, 5 पॉइंट में मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट हम 41 की बातें करेंगे। निम्नलिखित में से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। लास्ट वीडियो में कई लोगों ने कमेंट्स किया ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप पढ़ा रहे हैं, उसका भी कई अच्छे से सोर्सेज मिल रहा है, बस कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं प्रयासरत रहूँगा कि बस आप लोगों को कमेंट्स सिर्फ इतना करना है, लाइक करना है फ्री ऑफ कॉस्ट और शेयर कर देना उस भाई बंधुओं को या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े होंगे। इतना आपको करना है, बाकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे 90 डेज का क्लासेज आपको लाता रहूँगा। इतना आपका कर्तव्य करना है, गिव एंड टेक रहेगा, दोनों तरफ से चलेगा। अगर आप सिर्फ देखेंगे चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है, फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। निम्न में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत के अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है, इसके बारे में जानेंगे। व्यापारिक जातियों के बीच इसका बहुत मजबूत आधार था, इसने शुद्धि एवं सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। आर्य समाज में मध्यगामियों के नेतृत्व से हंसराज और लाजपत राय ने किया। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय की एक श्रृंखला स्थापित की।
बताइएगा कौन सा सही है। और भी हम देख लेते हैं ऑप्शंस में। आपका ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। ब्रह्म समाज में काफ़ी लोग थे, आर्य समाज से काफ़ी लोग थे, ये गलत है। बाकी भी हम देख लेते हैं, फिर से बताते हैं सारी चीज़ें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत का मतलब समझ रहे हैं, तो पहले एक वर्ड को समझिए। 19वीं शताब्दी स्टार्ट होता है 1800 से लेकर के 1801 से लेकर के 1899 तक की घटना को, और ये अंत का मतलब है, अभी इसका मतलब है कि लगभग आपका 1875 हो या 1890 के आसपास की घटना हो, अंत की बातें कर रहा है। तो एक एक वर्ड का मतलब आपको समझना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना मैंने अभी बताया 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किया गया। तो व्यापारिक जातियों के बीच इनका बहुत मजबूत आधार था, बिल्कुल ये सही है, इनका बहुत मजबूत स्थान था। इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। शुद्धि अभी मैंने बताया है, शुद्धि आत्म ऊपर में देख सकते हैं, तो शुद्धि और सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत भी किया था। आर्य समाज में बिल्कुल ये भी सही है, ये भी बातें सही है। नेक्स्ट है, आर्य समाज में मध्यगामियों का नेतृत्व, मध्यगामी नेतृत्व हंसराज और लाजपत राय ने किया। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय एक श्रृंखला स्थापित की, ये भी सही है आपका। और मध्यम मार्ग किसका है, जब आप जैन धर्म बौद्ध धर्म आप पढ़े होंगे, ये मैंने बताया होगा, उसमें मध्यम मार्ग हमेशा बौद्ध धर्म का रहता है, तो इन्होंने वहाँ से उठाया। चलो थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी दे दें इस तरह से। और ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। आर्य समाज के भी सदस्य ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा थे। तो ये आपके इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, 1 2 3 इसका सही है। इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। मेरा मकसद है आपका एग्जाम क्लियर करवाना, ना कि व्यू और टॉपिक्स ये सारी चीज़ें करना, इसलिए मैं व्याख्या, अदरवाइज मैं ABCD, कई लोग यहाँ यूट्यूब पर आप देखे होंगे, कई लोग कोई भी क्लासेज लेते हैं, चाहे मैं घटना चक्र भी पढ़ाया हूँ तो उसको आराम से बताया, वो क्या करते हैं ABCD आपको खेल के चले जाएंगे। मैं भी खेल के चला जाऊँ 10-20 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैंने भी किया है। आपको जो रिवीजन करवाना था, यही चीज़ों को मैं 2 बार 3 बार में आपको दोबारा इसको समय मिलेगा, दोबारा बनाएंगे, तो उसमें हम खेलेंगे, उसमें ABCD हम खेलेंगे, वो भी करेंगे, ज़रूरी है। बस अभी हम आपको है बेसिक मजबूत करा रहे हैं, साथ ही साथ में, क्योंकि स्पेक्ट्रम हो, NCERT है, वो सारे तथ्य भी इसमें हम डालते जा रहे हैं, जो कि आप सुन पा रहे होंगे। 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1870 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। देखिए रिपीटेड चीज़ है, इसको तेजी से हम कंप्लीट करें। वेदों को भारत का आधार स्तंभ बनाया, इसके आधार बनाया। और आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया था तथा कुछ शर्तों के साथ विवाह की अनुमति एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। इसमें कुछ शर्तों के साथ, ये वर्ड याद रखिएगा। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन अगर आप पूछेगा तो आप समझ सकते हैं, स्वदेशी एवं वो हिंदी का समर्थन करने वाला एक प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। कई बार ये क्वेश्चन आती है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था आपका स्वराज शब्द का प्रयोग। इनके सहयोगी लाज हंसराज ने 1886 में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 आपका। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये जानते हैं। आर्य समाज को ये वर्ड याद रखिएगा, की पॉइंट यही है। यह मुख्यतः पंजाब एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने बताया ये पंजाब पूरे जो पाकिस्तान तक फैला हुआ है, लाहौर में इसका स्थापना किया गया था। DAV आर्य समाज, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियाँ समाविष्ट थी, ये भी सही है। यह ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो सिर्फ 1 और 2 आपका सी, इसमें सिर्फ एक सही है, इसमें पंजाब एकमात्र सही है। ये व्यापारिक समाज जाति नहीं, बल्कि पूरे समाज को, इसमें जाति प्रथा से इसमें मैंने देखा नहीं, समाज सिर्फ व्यापारी जाति नहीं, बल्कि इसमें कोई भी ऐसा जाति प्रथा, ये सारी चीज़ों को, कुरीतियों को कम करने के लिए आया था, मतलब खत्म करने के लिए आया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका
सॉरी 1 और 2 दोनों इसमें जुड़ा रहेगा, 1 और 2। इसकी व्याख्या फिर से बताते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। 1 और 2 फिर से हम बताते हैं। आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही है सिर्फ, और यह मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश में, जो कि संयुक्त प्रांत उस समय कहा जाता था, आपका इसमें था उत्तर प्रदेश में। और इसमें मुख्यतः व्यापारी ज़्यादा इसमें थे, मुख्यतः यानी कि ज़्यादातर। ये चलिए नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किए मुंबई में, और 1878 में इसका मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया, यहाँ से ट्रांसफर करके। ये आर्य समाज मुख्य रूप से पंजाब और पश्चिम जो है उत्तर प्रदेश में विस्तृत, और इसमें अधिकांश व्यापारी वर्ग के लोग शामिल थे, यानी कि जो लीडिंग रोल थे वो शामिल करते हैं व्यापारी लोग। इसका विस्तार ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक व्यापक था, ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक व्यापक था, बल्कि यहाँ लिखा है सीमित है, इसलिए गलत है। ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित थे, सीमित नहीं तो बहुत अधिक था, ठीक है, बहुत व्यापक था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया था, तो ब्रह्म समाज की तुलना में ये ज़्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है, ठीक है, सही बोलो, जो बोलना है सही बोलो। भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण में एक वर्गहीन जाति विहीन समाज शामिल था, वर्गहीन समाज शामिल था, बिल्कुल। इनका मानना था कि हमेशा चाहे जाति विहीन हो, वर्गहीन से, ये सारी चीज़ों से हटा करके मानवता के लिए काम करे, ये आपका सही है। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है आपका। उन्हें भारतीय जन जागरण का जनक, नहीं, जन जागरण का जनक इनको नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं, तो किनको कहते हैं? तो ट्रिपल आर को कहते हैं, राजा राम मोहन राय। ट्रिपल आर मूवी का नहीं नाम ले रहे हैं हम। दयानंद माया में पलायनवादी हिंदू विश्वास में दृढ़ता से विश्वास करते थे, पलायनवादी में हिंदू विश्वास में ये विश्वास नहीं करते थे। 1 और 2 जहाँ सही होगा, 1 2 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में सही होगा, ठीक, ये दोनों सही है। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं, व्याख्या से क्वेश्चन रिपीट हो सकती है। पहला व्याख्या जो है सही है, आर्य समाज जो है, आर्य समाज स्वरूप जो भले ही पुनरुत्थान हो, लेकिन पश्चिमी प्रभावों की प्रक्रिया का परिणाम था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती या मूल शंकर इनका नाम है। 1824 से लेकर के 83 तक इनका जीवन काल है। का जन्म गुजरात के पुराने मौरवी राज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे वर्गहीन जाति विहीन समाज के समर्थक थे। चलिए, खुद ब्राह्मण होते हुए भी कई लोग होते हैं, आप लोगों ने कुर्तियाँ सुना होगा, ब्राह्मण जो है हमेशा जितने भी हैं हमेशा अपने फायदे के लिए जातिवाद करवाना है, लड़ाना झगड़ाना, तो ये खुद उसके प्रवर्तक नहीं थे। दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट है दूसरा बात, ते भी कथन सही था। दयानंद के विचार उनके प्रसिद्ध जो कार्य हैं सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन में प्रकाशित किया गया है। इंग्लिश भी याद रखिएगा, द ट्रू एक्सपोजिशन। तीसरा कथन गलत था, क्योंकि दयाराम अभी में बताया था ट्रिपल आर राजा राम मोहन राय को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके कार्यकाल में, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा किन के कार्यकाल में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है चौथा कथन है, इनका गलत था। दयाराम ने सभी भौतिक अस्तित्व के चल रहे विषय के रूप में माया भ्रम में पलायनवादी हिंदू विश्वास की कड़ी आलोचना की है। भगवान के साथ मिलन की तलाश के लिए इस बुरी दुनिया से बचकर के मोक्ष प्राप्ति के संघर्ष के रूप में मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। तो मोक्ष की प्राप्ति आप जब भी देखेंगे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हालांकि हिंदू धर्म कोई होता नहीं, सनातन धर्म में इसकी एक प्रकाष्ठा होती थी। चाहे आप बुद्ध में देखेंगे, जैन में देखेंगे, ये हमेशा ये वर्ड कॉमन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है सही कथन को चुने और कौन सा सही है देखते हैं। रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल था। बिल्कुल, रामकृष्ण ने परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ अध्यात्म के मिलन पर जोर दिया है, ये भी सही है। अब रामकृष्ण कौन है, इसकी व्याख्या हम बताएंगे। रामकृष्ण ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ये कथन गलत है, क्योंकि रामकृष्ण ने नहीं बल्कि विवेकानंद जी ने इनके शिष्य जो थे उन्होंने किया था। कब किया था कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।
1897 में, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। रामकृष्ण ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, उसमें थे ही नहीं, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, वो स्वर्ग सिधार चुके थे, शरीर त्याग चुके थे, तो बंगाल विभाजन 1905 में की घटना है, 16 अक्टूबर 1905 को, तो कब करेंगे, तो ये भी गलत है आपका है। क्वेश्चन को आप कोरिलेट कीजिए, जब आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो आप आएगा। तो इसमें कौन सा सही है, 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। हालांकि मैंने बता दिया, फिर भी मैं व्याख्या पढ़ूंगा, थोड़ा टाइम लगता है, सुन लीजिए। स्पीड में देखिए 1.5 के स्पीड में, मैं ऑलरेडी स्लो बोल रहा हूँ तो आपको आराम से सुनाई देगा। रामकृष्ण मिशन जो खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि शिक्षा, देशवास्थ्य, देखभाल, आपदाओं के साथ वो करते थे। और वो किनके रामकृष्ण जो थे, ये मिशन की बात कर रहे हैं, मैं रामकृष्ण की कहानी बताऊंगा, रुक जाइए। दूसरा है रामकृष्ण, दूसरा कथन है, कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर के साधारण पुजारी रामकृष्ण जो थे 1836 से लेकर 86 तक उनका जीवन काल रहा, लगभग ज़्यादा समय तक ये जीवित नहीं रहे, ऑलमोस्ट 50 साल के आसपास, ने भजन गाने जैसी परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पर जोर दिया। वे पवित्र देवी काली माँ के प्रबल उपासक थे, यही मैं बताने वाला था कि उनके उपासक थे। और विवेकानंद जी ने जब उनके पास, उनका नाम पहले नरेंद्र नाथ था, आज नरेंद्र मोदी एक है, नरेंद्र नाथ है, वो हमेशा बोलते हैं मैं उन्हीं का कुछ ना कुछ है जिसके कारण है। तो नरेंद्र एक बच्चा जाके पूछते हैं कि सभी साधुओं से, जब उनमें एक 13 साल 14 साल की उम्र में, युवा अवस्था में जब होते हैं, बच्चे के मन में एक अभिलाषा आती है कि ऐसा कोई है, भगवान रियली में है, तो वो कई साधुओं के पास गए कि आपने भगवान को देखा है, तो हर एक साधु बोलता तो नहीं, आप पूजा पाठ करोगे या फिर अभ्यास करोगे, ये सारी चीज़ें ध्यान करोगे तो आपको दिखेंगे, तो क्या आपने सच में देखा है, ये नरेंद्र का हमेशा क्वेश्चन रहता था। तो आखिरकार लास्ट में कई साधुओं से मिलते मिलते लास्ट में रामकृष्ण ऐसे थे, पुराना रामकृष्ण परमहंस, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, तुमको देखना है मैं दिखाऊंगा, और इन्होंने दिखाया। जब विवेकानंद जी की जीवनी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें विवरण दिया हुआ है। उन्होंने घोषणा की कि दिव्य जो है माँ की अभिव्यक्तियाँ अनंत थी। उनके विचार में सभी धर्मों में सार्वभौमिक तत्व शामिल है, जिनका यदि अभ्यास किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वो रामकृष्ण परमहंस है, चाहते तो अपने जो भी व्याधियाँ आ रही थी, शरीर में जो विकार आ रहा था, जो रोग आ रही थी, उसको सेकंड में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। ये शरीर नश्वर है, शरीर जाने वाला है, उसके लिए हम अपने जो मोक्ष की प्राप्ति है, जो मेरा मेन मकसद है, मेन फोकस है, उसको हम भटकने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि जीवन ही शिव है, जीवन ही शिव है और सभी जीवित प्राणी भगवान है। मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा समान मानना चाहिए। और इसी के मार्गदर्शन से, इन्हीं के मार्गदर्शन से नरेंद्र, जो कि बाद में विवेकानंद बनते हैं 1893 की भाषण के बाद, जो कि अब कहाँ पढ़ता है बताइएगा कमेंट बॉक्स, जिसमें रफ्तार के नाम से भी जानते हैं इनको। विवेकानंद मनुष्यों की सेवा के लिए अपना जीवन निछावर किया, मात्र कम समय में के एज में, लगभग 39 साल की एज में ही, जो देना चाहिए, जो वो भारत को, पूरे विश्व को देना चाहिए। भारत एक्चुअली भारत को वो समझते नहीं, पूरे विश्व को अपना भाई बहन समझते थे। भाइयों बहनों से स्टार्ट करते थे, बहनों और भाइयों से स्टार्ट किया अपने भाषण को, और ये सारी चीज़ें उनको जीवन शैली में रहा। ये यही मानते हैं वो भी, जीवित जितने भी प्राणी हैं उसमें भगवान है, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर सेवा को मान के वो चले थे। चलिए तीसरा कथन पर चलते हैं, ज़्यादा हम इन डेप्थ नहीं जाना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आती नहीं है। तीसरा कथन है, यह कथन गलत है। 1886 में उनकी मृत्यु के पश्चात, क्योंकि 86 में ही रामकृष्ण मिशन का शरीर को त्याग चुके थे, यानी कि मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने कहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ से कर पाएंगे। के बाद उनके शिष्यों ने खुद को एक धार्मिक समुदाय के रूप में संगठित किया। उनके जीवन और शिक्षण को भारत और विदेशों में प्रचारित करने का कार्य किया। इस कार्य के पीछे मुख्य व्यक्ति जो थे विवेकानंद थे। ईसाई मिशनरियों के संगठनात्मक संरचना का अनुसरण करते हुए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो खुद को धार्मिक गतिविधियों के तक सीमित नहीं रखता था, बल्कि शिक्षा, ये नहीं इसका मकसद था कि हम एक सिर्फ धार्मिक काम करें, हिंदू धर्म या सनातन धर्म को प्रचार करें। उनका और भी बल्कि मकसद था शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल करना, हेल्थ पर कॉन्शियस था, आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये सारे रीजन है। चलिए और व्याख्या जानते हैं। चौथा कथन भी गलत था, मैंने बताया बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये गलत कथन है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, थियोसॉफिकल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कथन सत्य नहीं है उसको पहचानना है। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है अय्यार नामक स्थान पर स्थापित किया गया, ये बिल्कुल सही है। सोसाइटी ने मुख्यतः ईसाई धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, ये गलत है, यही आपका गलत है। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी, ये कहाँ की रहने वाली थी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एनी बेसेंट कांग्रेस से बहुत ज़्यादा रिलेशन रहता है, कब ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी, ये रहना। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस आंदोलन की शुरुआत दो प्रसिद्ध बुद्धिजीवी मैडम HP वालस्ट की कर्नल MS ऑलकार्ट ने किया था, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन साफ देख लीजिएगा। व्लास्टकी एंड कर्नल MS ऑलकार्ट ने किया था। 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया, ठीक है, उसी समय जब आपका आर्य समाज की स्थापना हुई, ठीक है, दयानंद सरस्वती के समय। किंतु 1882 में भारत में इन्होंने सोसाइटी की स्थापना मद्रास के निकट अदयार नामक स्थान पर किया। चलिए सही है। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और इसमें क्या लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, दूसरा ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ ईसाई धर्म, मुख्यतः ईसाई धर्म। प्राचीन में इनका कोई प्राचीन में इतिहास हुआ कहाँ, ये 2000 से पहले से इनका जन्म ही नहीं हुआ। ईसाई धर्म का आज जो है 2024 है, इतना ही जीवन काल है मात्र। और सनातन धर्म जिसका कोई आदि ना अंत हो, उसको कहते हैं सनातन। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यतः एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और 1907 में वो कर्नल ऑलकार्ट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। चलिए एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट से अगर आपको गूगल सर्च करना है तो सर्च कर लीजिए क्या क्या योगदान है, बहुत क्वेश्चन आती है। यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन को पहचान करना है। तो असत्य कथन क्या है, 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जिन्हें यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये सही है। 19वीं के ये तीसरे और चौथे दशक मतलब समझ रहे हैं, 19वीं के 1830 से 40 की घटना है, 40 से 30 से 40 और 50 की घटना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 19वीं का मतलब ये नहीं 1930 और 40 के चल जाएंगे। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम्स हेरोडीज हिंदू कॉलेज के प्रधानक के पद पर कार्यरत थे। चलिए ये भी सही है। इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए एकेडमिक्स एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। इस कट्टर हिंदुओं का सहयोग करने के लिए 1831 में, देखिए मैंने घटना बताया 1830 से 31 40 ये सारी घटना है, 31 में उन्हें हिंदू कॉलेज के से निकाल दिया गया। हालांकि ये वर्ड जो है कट्टर हिंदू, उसमें वो ऐसा कुछ नहीं था, ये आपको गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कट्टर हिंदुओं ने मतभेद होने के कारण डेरोजियो ने 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया, बिल्कुल। कॉलेज से निकाले जाने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। चलिए इस आंदोलन का मुख्य प्रमुख जो है केंद्र हिंदू कॉलेज था। 1831 में ही डेरोजियो की मृत्यु हो जाने के कारण यह आंदोलन बिखर गया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजी थे, याद रखिएगा, इसका हमेशा क्वेश्चन आता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो पेशे से प्राध्यापक यानी प्रिंसिपल थे, हिंदू कॉलेज के थे। उन्होंने 1826 से लेकर 31 तक लगभग 5 साल तक इस आंदोलन के नेतृत्व किया था। इनकी मृत्यु 1831 में मृत्यु के साथ ही आंदोलन को भी समाप्त हो गया। यह आंदोलन मुख्यतः देशी एवं बौद्धिक आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन पर, सत्य शोधक समाज आ गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में सत्य पहचानना है, सत्य जो सही है उसको बताना है। चलिए इस समाज के नेता एवं सदस्य उच्च जाति के लोग थे, बिल्कुल नहीं, ये सत्य शोधक समाज थे बहुत निम्न जाति के लोग थे, ये गलत है। ज्योतिबा फुले खुद निम्न जाति के थे। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक राम के विरोध में राजा बलि को अपने
आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। किसको बनाया था? तो राम के विरोध में राजा बलि को ही, राजा बलि आप लोग सुने होंगे कथा, तो राजा बलि को ही आंदोलन में अपने प्रतीक चिन्ह बनाया, ये बिल्कुल है। ज्योतिबा फुले को उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए महान पुरुष की उपाधि दी गई थी, ये भी बातें सही माने। महान की उपाधि नहीं, इसमें महान पुरुष की उपाधि, इसमें महान पुरुष की कहाँ से, इसमें जाति भेद की घटना है, तो इस समाज का उद्देश्य सामाजिक सेवा था। ठीक है, ये सामाजिक सेवा बिल्कुल ये से। चलिए, निचले तबके जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति के लोग थे, उनके उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्योतिबा फुले माली जाति के थे, माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में, 75 से ठीक पहले, एक की पॉइंट बनाइए कि कहाँ से किया, ठीक 2 साल पहले। अब ये कहाँ की घटना है? इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सेवा एवं स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच में शिक्षा का प्रसार करना था। उन फुले को उनके सामाजिक सुधारों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा, ना कि महान पुरुष का, ठीक है, महान पुरुष नहीं, चलिए महात्मा की उपाधि दी गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन सा है उसको जानेंगे। तो सत्यशोधक की समाज की स्थापना 1873 में, मैंने अभी बताया, सही है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं 1875 से आर्य समाज से ठीक 2 साल पहले। फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अन्य देशीय आर्यों के संतान हैं। इनका तर्क था ये कि जितने भी ब्राह्मण हैं ये अन्य देशीय तर्क है, यानी बाहर के हैं। ये भी बातें इनकी सही है, दोनों बातें सही हैं। 1880 में और 90 के दशकों में कुणबी किसानों ने फूलों पर ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। इसके बाद तो ये आपके तीनों बातें सही हैं, ठीक है, तीनों बातें। इसकी व्याख्या को जानते हैं। सत्यशोधक समाज जो वर्ष 1873 में ज्योतिबा गोविंद राव फुले द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध। उसका ये नहीं कि ब्राह्मण से हम भेद करते हैं, बल्कि इसके कुरीतियों के आवाज़, कर्म जो होता है, सबसे प्रधान क्या होता है, हमारा कर्म होता है, के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। अपने विचारों का प्रचार वो दैनिक दिनबंधु, अपनी पुस्तक गुलामगिरी और सकात्याचार, देखिए व्याख्या पढ़ने से आपको ये फायदा होता है, ये चीज़ें आपको पता अभी चला होगा या ऑलरेडी मुझे पता है, या फिर आपको पता चला होगा। दिनबंधु के ये प्रचारक किसने किया, इसका यूज किया, किन्होंने यूज किया? तो अपने विचारों का प्रचार के लिए दिनबंधु अपनी पुस्तक जो है, उनकी पुस्तक खुद है गुलामगिरी, हम गुलाम नहीं करेंगे, गुलामगिरी सक्ताराज आसूद द्वारा लिखा गया। तो ये सारे बुक्स उनके द्वारा है। 1880 और एवं 1890 के दशक में उन्होंने कुणबी किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले गए। तो बिल्कुल ये सही है कथन। अनाथालय और विधवाओं के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इनके लिए, ये निम्न जातियों के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए, अनाथालय खोले। ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो ये भी दोनों बातें सही हैं। तो कथन सही है, लेकिन कारण के साथ में उपयुक्त नहीं है। आपका कथन लेकिन कारण के साथ उपयुक्त नहीं है, ठीक है, अपना अपना दोनों विचार है। तो दोनों ए ऑप्शन से इसमें सही माना जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले, क्योंकि ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्री फुले अपना जीवन दलित वर्गों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित किया था। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने खुद एक विधवा महिलाओं से शादी किया। उनका काम गुलामगिरी जो है, गुलामी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें उनकी रचना विचारों का सारांश दिया गया है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों पर कालानुक्रम क्रम के व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम करते हैं। सबसे पहले देखिए विधवा विवाह संघ, विधवा आपको 73 के आसपास, पूना सार्वजनिक सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो यहाँ पर सी इसमें सही है। इसके व्याख्या में करते हैं। रानाडे के द्वारा, गोविंद MG रानाडे के द्वारा 1842 से इनका एक तक इसका रहता है। और ये संगठन विधवा विवाह
जो किया गया 1861 में किया गया, 1861 में। पूना सार्वजनिक सभा आपका 70 में किया गया, 9 साल बाद। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में के संस्थापक थे। चलिए, ये तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन है, उसके निष्कर्ष को जानेंगे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित, जो अभी आप देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, तो इसका नींव यहीं से पड़ा था। सैयद अहमद खान, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वह मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, ये भी सही है, ये ही सही है। नेक्स्ट, इनके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी अच्छे से बताया है, उसको जाकर सुन सकते हैं। 1886 में सर सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के बीच में उदार विचारों को फैलाने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने धार्मिक कानून के अंधपालन को अस्वीकार कर दिया और समय के नए रुझानों के अनुरूप तर्क के आलोक में कुरान के पुनर्व्याख्या के लिए कहा। उन्होंने भारतीय इस्लाम को उदार बनाने का प्रयास किया और इसे नए विचारों और नए व्याख्याओं के लिए उत्तरदायी बनाया। इस मिशन में उन्हें रूढ़िवादी धर्म शास्त्रियों के जोरदार हमलों का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और क्या क्या कथन है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, इसमें सत्य जो है उसको पहचाना है। आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करना है। इस आंदोलन के शुरुआत तमिलनाडु में 1920 के दशक में ई रामास्वामी नायकर एवं बालाजी नायडू ने किए थे, बिल्कुल सही है। इसने समाज में ब्राह्मणों के सर्वोच्चता की चुनौती दी और लोगों में ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया, ये भी बातें सही हैं ब्राह्मणवाद के लिए। और इस आंदोलन के बिना ब्राह्मणों की मदद के विवाह संपन्न कराने की वकालत की, यानी जो भी आप विवाह संपन्न या पूजा पाठ होता है, उन्होंने बोला ब्राह्मण को बुलाना ही नहीं, आप खुद करो, खुद से करो, भगवान एक है, सबको समान है, सब उन्हीं के पुत्र हैं। और बलपूर्वक निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने का प्रयास किया गया, ये भी बातें सही है। तो तीनों बातें इस पर कथन सही है। आत्मसम्मान जो है, खुद का सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं, आंदोलन के संबंध में उपयुक्त तीनों बातें सही है। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता जो है रामास्वामी नायकर ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए एक तमिल पत्रिका जो है कुदी आराजू, कौन सा है, इस पत्रिका का नाम रखिएगा, थोड़ा तमिल भाषा में है। तमिल पत्रिका कुदी अराजू का संपादन किया, अराशु। नेक्स्ट है, महाड़ आंदोलन। महाड़ आंदोलन कथनों में और कौन सा कथन सही है इसके बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में समझ गए होंगे, महाराष्ट्र के महार जाति ने स्वयं को गोपाल बाबा बालंकर के नेतृत्व में संगठित किया एवं स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया, ये भी सही है। 1929 में, चलिए 1929 में महार आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया और इनका नाम समझ सकते हैं, एक अलग ही लेवल का। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक कुओं से पानी लेना और मंदिरों में प्रवेश करना था। ये तीनों बातें सही है, ठीक है, तीनों बातें सही है, डी ऑप्शन से। उपरोक्त तीनों बातें सही हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ वतन की समाप्ति की और विधान परिषदों में दायित्वों के प्रतिनिधित्व की मांग की। इस आंदोलन में 1827 में मनुस्मृति जलाई जाने लगी, जिससे हिंदू धर्म में अलगाव पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके संस्थापक और संस्था और संस्थापक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डिप्रेस्ड कॉलेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया किसके द्वारा यह संस्थापक, तो वी.आर. सिंधे के द्वारा, वी.आर. सिंधे। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ, ये तो हरिजन से आपको पता है महात्मा गांधी जी, या बहुत इन्होंने काम किया, महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कौन है, तो बी.आर. अम्बेडकर। प्रजा मित्र मंडली एक मातवर्ते हैं C.R. रेड्डी द्वारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिप्रेस्ड कॉलेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, डिप्रेस सभी जगह कॉमन है, तो इसके हैं आपका बी.आर. सिंधे। नेक्स्ट है हरिजन सेवक सभा, ये महात्मा गांधी, ये तो इजी था। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बी.आर. अम्बेडकर। प्रजा मित्र मंडली है आपका C.R. रेड्डी। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसकी फिर से व्याख्या कर देते हैं यहाँ पर। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, बी.आर. सिंधे हैं।
हरिजन सेवक संघ है, महात्मा गांधी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन आपका बी आर अम्बेडकर, प्रजा मित्र मंडली आपका बी आर सिंधे, सी आर सिंधे, सॉरी सी आर सिंधे। आई होप याद हो गया होगा आप लोग को, याद हो गया या इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं। सर सैयद अहमद खान के विचारों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शामिल नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। तो पीरी एवं मुरीद प्रथा को कड़े शब्दों में निंदा की, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने कहा हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता, इनका मानना था। बाद में इनकी मानसिकता चेंज होगी। पहले इन्होंने खुद कहा था हिंदुस्तान के दो आँख है, एक हिंदू एक मुस्लिम, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इनके मन मस्तिष्क को विचार को चेंज कर दिया, बदल दिया, फिर ये सारी चीज़ें इन्होंने करना शुरू कर दिया। फूट डालो राजनीति करने का सबसे बड़ा, ये पढ़े लिखे मुस्लिम भी भटक गए थे, ये इनका एग्जाम्पल लिया जाता है हमेशा। स्पेक्ट्रम में देखेंगे आप, एनसीईआरटी में देखेंगे तो इनका विचार प्रकट किया जाता है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का कभी भी समर्थन नहीं किया, बिल्कुल ये समर्थन किए थे। इनमें से कोई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने अपने आंदोलन के दौरान मुस्लिम समुदाय एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट। उन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने एवं इस्लाम के में व्यापक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सर सैयद आपका जो है सर सैयद अहमद ने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना की। यह स्कूल आगे चल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे पर लेकर के वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए थे, मतलब वशीभूत मतलब समझ सकते हैं, अपने वश में कर लिया था। उन्होंने अंग्रेजों के ही फूट डालो राजनीति, राज करो जैसी नीतियों का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर के 1888 में 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया था। अरे नाइटहुड मतलब सर ये अहमद खान जिसको कहा जाता है, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक में पत्रिका में उन्होंने लिखा। ये सारे रीजन सर सैयद अहमद खान, नाइटहेड की उपाधि, ये सारे चीज़ जिनको उन लोगों को मिलता है, मतलब कि सर की उपाधि, नाइटहेड की उपाधि, जो उनकी चापलूसी करता है। आप किसी की प्रशंसा वही करेंगे जो उनका साठगांठ करेंगे, तो समझ सकते हैं बातों को। नेक्स्ट है 56 रहनुमा मार्च दयान सभा की स्थापना निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं थे, कौन शामिल उसमें नहीं थे? नौरोजी फरदोशी इसमें, या दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, ये तीनों लोग शामिल थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी शामिल नहीं थे, ये आंसर आपका हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। किसने? सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। रहनुमाई माजदान सभा जो है 1851 में वहाँ के संस्थापकों में नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा और एस एम बंगाली थे। इस संस्थान ने रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। रस्त गुफ्तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें कोड को मिलान कीजिएगा। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका हुआ था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आपका हुआ 1854 में। 1800 शारदा एक्ट कब हुआ है? शारदा एक्ट आप लोग को पता है 1929 में शारदा एक्ट 1929 में। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1940 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था? ठीक आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ठीक आपको प्रथम 1857 की घटना से 1 साल पहले। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए याद रखिएगा, इसकी व्याख्या फिर से मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ से दे सकते हैं। शारदा एक्ट जो है हरबिलास शारदा, किसके द्वारा? हरबिलास शारदा के अथक प्रयत्न से 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया। शारदा एक्ट जो है हरबिलास शारदा के अथक प्रयत्नों ने 1929 में शारदा एक्ट पारित किया। इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम
उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम लड़कियों के विवाह को अवैध घोषित किया गया। बाल विवाह हुआ करता था। शारदा एक्ट उन्हीं का प्रयास है, या हरविलास शारदा जी का अर्थक प्रयास था जो कि 1929 में इन्होंने घटना में इसका थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ। एक घटना घटी कि एक 29 साल या 39 साल के 36 साल के जो है पुरुष हैं, उनका शादी 11 साल की लड़की के साथ हुआ। अब ये पुरुष एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये अब इनके साथ संभोग कर रहे हैं यानी सेक्स करने जा रहे हैं, तो ये बच्ची का मृत्यु हो जाता है। तभी इन्हीं के तहत जो हरविलास शारदा जी हैं, उन्होंने कानून बनाने की कोशिश किया, एक्ट लाने की कोशिश, एक्ट मतलब कानून बनाने की कोशिश किया सरकार से मांग के कि एटलीस्ट चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो या कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता, सेक्स करने की मिनिमम उम्र होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए मिनिमम आयु उस समय हुआ करती थी 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल होना चाहिए कम उम्र, इसी से संबंधित है। और अभी के समय में चेंज हो गया, 21 साल और 18 साल है, 21 और 18, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह अधिनियम 1856 में बना है, जिसके अनुसार विवाह को वैध माना गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों को वैध घोषित किया गया। पहले क्या हुआ करता था, जब अगर कोई विधवा महिला किसी पुरुष से शादी करते थे तो उसके बच्चे को अलग से मतलब कि वैलिडिटी नहीं मिलता था, उसको वैध नहीं माना जाता था, अलग नज़र से देखते थे। तो इसका किया गया था 1856 में। और कौन है उसमें शासनकाल किसका था, गवर्नर जनरल कौन थे, जरूर कमेंट बॉक्स में आप विचार पकड़ कर दीजिएगा। डलहौजी के समय में घटना। नेक्स्ट है चार्ल्स बूश डिस्पैच आपका 1854 के चार्ल्स बूश डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर भर दिया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1920 के पश्चात जागृति आत्मविश्वास के से स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ कर दिए। इसी क्रम में 1920 में भारतीय महिला कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट है आप संस्था और संस्थापक। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। ये वही है भारतीय ब्रह्म समाज के अलग जो निकलने वाले जितने भी दो गुटों में बताया था। आर्य समाज, आर्य समाज मैंने बताया आपको दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो बनाया गया था, दीनबंधु से अभी मैंने बताया था किन के पत्रिका में बनाया गया था, या फिर आपका गुलामी से, ये ज्योतिबा फुले का से रिलेटेड है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज आपका महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे जिसको कहते हैं, तो ये आपका थर्ड है। इस तरह से आपका रोलेट कीजिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन से इसका सही है, ए ऑप्शन। तत्वबोधिनी सभा देखिए ईस्वी के साथ दिया गया, याद रखिएगा सभी चीज़ें। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज 1867 में गोविंद महादेव रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग दोनों के सहयोग से हुआ था, ठीक है। मेन यही है, MG रानाडे। नेक्स्ट पर विचार करते हैं और सही को सुनिश्चित करना है, तो कौन कौन सा सही है जानते हैं। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी है, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन नहीं, रामकृष्ण मिशन बार बार ये है, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं, विवेकानंद के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा। सेवा सदन, सेवा सदन दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया, ये भी गलत है, ठीक है। देव समाज आपका शिव नारायण अग्निहोत्री, ये सही है। फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ, ये ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। गोखले के अनुयायी जो थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी जो थे नारायण मल्हार जोशी ने जनता के लिए जीवन और कार्य की बेहतर और उचित स्थितियाँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ पर किए थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय कोलकाता, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, कोलकाता के पास बेलूर में हुआ था। एक पारसी समाज सुधारक बेहराम जी और M मालावाड़ी 1908 में सेवा सदन की स्थापना की, ये याद रखिएगा। 1908 में एक पारसी समाज सुधारक थे, पारसी, इनकी संख्या बहुत कम है, एक बहराम जी और M मालावाड़ी 1908 में सेवा सदन की स्थापना की, सेवा सदन पारसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देव समाज की स्थापना 1887 में 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 से लेकर के 1927 तक इनका जीवन काल रहा, लगभग 77 साल इनकी जीवन आयु रही।
जो पहले एक ब्राह्मण अनुयायी थे, ब्राह्मण के अनुयायी थे। देव समाज एक धार्मिक समाज और सामाजिक सुधारक संगठन था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत को पहचानना है, ठीक है, याद रखिएगा। गलत कौन सा है इसको जानते हैं। बाल शास्त्री जामशेदकर नेटिव इन्फ्लुएंस सोसाइटी के संस्थापक थे, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही। दादाऊ पांडु परमहंस मंडली के संस्थापक थे, ये भी सही है। गोपाल गणेश अय्यरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, ये गलत है, ठीक है। एमजी रनाडे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। चलिए इसमें से केवल थर्ड आपका केवल एमजी रनाडे नहीं थे, ये आपका सही है। एमजी रनाडे ने, इसमें आपका अभी मैंने बताया था, वो आपका सही है। एमजी इसके व्याख्या हम देखते हैं। केवल और केवल डी ऑप्शन इसमें चौथा है, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1886 से 15 तक इनका जीवन काल रहा है। 1915 में एमजी रनाडे की मदद से 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। आपका सोसाइटी के उद्देश्य जो है भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार करना जो धार्मिक सद्भावना से देश के लिए अपना जीवन समर्पित करें। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद को प्रकाशन शुरू हुआ। समाज ने राजनीतिक गतिविधि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहना चुना। चलिए नेक्स्ट बात पे करते हैं। परिपालन यानी MSNDP योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उसके बारे में सही को बताना है। तो इसकी शुरुआत नारायण गुरु ने 1908 में कर्नाटक में की, ये गलत है। ये धार्मिक आंदोलन था, ये भी गलत है। इसे 1903 में भारतीय एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, ये सही है आपका। केवल और केवल थर्ड सही है। 1902 में केरल में श्री नारायण गुरु ने धर्म परिपालन जो है SNDP योगदान की स्थापना की। SNDP आंदोलन दलित वर्गों एवं उच्च जातियों के इस संघर्ष से पैदा हुए क्षेत्रीय आंदोलन का एक उदाहरण था। SNDP योगदान ने कई मुद्दे उठाए, जैसे पब्लिक स्कूल में प्रवेश का अधिकार, सरकारी सेवा में भर्ती, सड़कों तक पहुंच और मंदिरों तक प्रवेश, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। समग्र आपका रूप से आंदोलन में परिवर्तनकारी संरचनात्मक परिवर्तन लाए, जैसे कि ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता और सत्ता के पारंपरिक वितरण में बदलाव और पिछड़ी जातियों का एक बड़े समूह में संघ बनाना। चलिए बार बार कई चीज़ें बोलते बोलते मुंह भी दुख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान करना है और इसकी व्याख्या करें। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी मिशनरी जो है विलियम कार्वे और थॉमस के द्वारा है। पारसी समाचार पत्र जो है राष्ट्र गौतार का है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नानोतबी के द्वारा है। विवेकानंद आपका मॉर्निंग स्टार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका सही बताना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। MG रनाडे संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपका सही है। सभा ने लोगों को अपने उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत किए, ये भी सही है। उसने 1878 के स्थानीय प्रेस अधिनियम का विरोध किया था, प्रेस अधिनियम। इसने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, ये ऐसा कुछ नहीं। तो 1 2 3 इसमें सही है, 1 2 3 इसमें सही है। पहला कथन सही है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1870 को पूना में एक स्थानीय मंदिर के संचालन को लेकर के लोगों के असंतोष को कारण की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी के एक विख्यात वकील और विद्वान MG रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे के एक प्रखर समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सार्वजनिक सभा के गठन के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दूसरा कथन है सभा ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत किया। तीसरा है कथन सही है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। और आपका चौथा गलत है। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बंगाल प्रांत के जिले जेसोर के मागुड़ा है कि एक अमीर व्यापारी हरि नारायण घोष के पुत्र शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। तो दोनों इसके भाई थे, एक तो शिशिर घोष है और दूसरा मोतीलाल घोष है।
तो इनके द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य में ही किया गया था, बंगाल प्रांत के कौन से जिले में, तो जैसोर के मगुरा के एक अमीर थे। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन जल्दी अब कंप्लीट होने वाला है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य नहीं है, याद रखिएगा, इसको जानेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मुंबई में की गई थी, बिल्कुल सही है। और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया था, ये भी सही है। प्रथम उपाध्यक्ष जोसेफ बैटिस्टा एवं प्रथम महासचिव जो है चमन लाल जी को चुना गया था, चमन लाल। ठीक है, यह भी लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता था जिसने समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था, ऐसा कुछ नहीं। ये उग्रवादी नेता कहाँ से करेंगे, तो डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन मतलब समझ सकते हैं ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में। इसका कांग्रेस से इसका रिलेशन नहीं है, हालांकि लास्ट में यूनियन कांग्रेस है, कई लोग इसमें कंफ्यूज में होंगे। लाला लाजपत राय एक ऐसे नेता थे जिसने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था, ना कि इसने समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था। पूंजीवाद को समाजवाद से, उनके अनुसार साम्राज्यवाद का और सैन्यवाद का पूंजीवाद की जुड़वा संतान ने कहा है। वो किसको कहा है, तो साम्राज्यवाद को और सैन्यवाद को पूंजीवाद की जुड़वा संतान ने कहा है। नेक्स्ट व्याख्या देखें। लाला लाजपत राय जो है 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। दोनों कार्य एक ही समय में उन्होंने संपन्न किया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था। वैसे 1920 में कांग्रेस अध्यक्ष जो थे सी विजय राघवाचार्य थे। विशेष अधिवेशन में इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में एकमात्र यही गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है भारत में श्रम संघ के विकास से जुड़ी निम्न घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। सही क्रम क्या क्या है तो देखते हैं। भारत में श्रमजीवी समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले, उसके बाद आपका हुआ दीनबंधु समाचार का प्रकाशन। ये कब हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं, व्याख्या में दिया है। श्रमजीवी समाचार पत्र हुआ था 1870 में। अब देखेंगे। नेक्स्ट है दीनबंधु समाचार पत्र, जो आपका दीनबंधु आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा है, तो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया 1880 में, 1880। नेक्स्ट है श्रम संघ। उसके बाद आता है एटक अभी मैंने बताया था, ये आपको 1920 की घटना है। एटक उसी को कहते हैं, अभी मैंने जो लाला लाजपत राय के संस्थापक थे, एटक यही है आपका। एटक मैं आपको क्वेश्चन को रिलेट कर देता हूँ पीछे से। एटक यही है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही एटक कहते हैं। एटक अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी को कहते हैं। ठीक है, एटक, इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एटक 1920 में हुआ। उसके बाद एक और बचा है श्रम संघ अधिनियम का पारित का होना था, ये 26 में हुआ था, 1926 में। तो इस तरह से पहला कौन सा आएगा, पहला आ जाएगा ये 1926 में। तो पहला आ जाएगा आपका 3rd, फिर 4, फिर आपका 1, फिर 2, इस तरह से कौन से, सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। विचार कौन सा है, इसमें असत्य को पहचानना है, याद रखना, असत्य गलत को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया था, ये आपका सही है। CR दास ने यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए और उससे इनकी मांगों का समर्थन करना चाहिए। दोनों सब बातें सही हैं। ठीक है, दोनों बातें, इनमें से कोई नहीं है। दोनों बातें सही हैं, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। विख्यात कांग्रेस एवं समाजवादी नेता CR दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। पहला किसने किया था, लाला लाजपत राय ने, और तीसरे और चौथा के CR दास ने किए थे। CR दास का मानना था कि यदि कांग्रेसी श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाती है तो ये दोनों वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है एटक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करें। एटक के बारे में जानते हैं।
ये अपनी संस्था के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। बिल्कुल, एटक पर अहिंसा प्रयासबंद यानी ट्रस्टीशिप एवं वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों का भी गहरा प्रभाव था। बिल्कुल सही है। नेहरू जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग प्रदान किया था। ये बिल्कुल गलत है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन द्वारा किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की मजदूरी 27.5% की वृद्धि हुई थी। बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके साथ मिलकर के श्रमिकों की मजदूरी जो है 27.5% की वृद्धि के लिए, मान लीजिए आपका अभी 100 रुपया वेतन है, तो आपका अगले महीने कितने मिलेगा? 127.5 रुपये, 127 रुपया 50 पैसा मिलेगा किया था। तो अंततः यह आंदोलन सफल रहा और श्रमिकों की मजदूरी जो है 27.5% की वृद्धि के साथ कर दी गई। और नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, लास्ट पेज बचा हुआ, इसके मिलान पर देखेंगे। श्रम संघ है और इसके संस्थापक तो चलते हैं। लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाल ट्रेड यूनियन किसके द्वारा है किया गया? तो रणदिवे द्वारा किया गया। हिंदू मजदूर सेवक संघ, हिंदू मजदूर सेवक संघ है तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। मद्रास श्रमिक संघ है बीपी वाडियार के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आपका है किसके द्वारा? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं। लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपका रणदिवे और देश पांडे के द्वारा स्टार्ट किया। हिंद मजदूर सेवक संघ है सुभाष चंद्र बोस है। हिंद मजदूर सेवक संघ। मद्रास श्रमिक संघ है बीपी वाडिया। और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है भारतीय श्रम संघों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें सत्य को पहचानना है। सत्य क्या है उसको जानते हैं। 1928 में मुंबई में एक कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की थी। बिल्कुल की थी। 1925 में साम्यवादी नेता एम एन रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। ये गलत है, तो केवल और केवल ये सही है इसमें, ठीक है। 1940 में साम्यवादी नेता जो थे, इसमें घटना कब हुई थी? 1925 नहीं बल्कि 40 में हुआ था। कब? 1940 में। एम एन रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो आपका लाला राय जो पहली बार अध्यक्ष थे उनका से अलग होकर के इंडियन फेडरेशन लेबर की स्थापना किया था 40 में। और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। समाजवादियों के प्रयास से 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको विचार कीजिएगा, इसमें कथन में आपको सत्य बताना है। सत्य क्या है? मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 में नागपुर में हुई थी। यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल में हुई थी। बिल्कुल सही है। 1908 में तिलक के गिरफ्तार होने पर 19वीं सदी की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई थी। ये भी सही है। लाल बाल बापटा गिरनी कामगार यूनियन ट्रेड भारत का प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन था। ये भी सही है। तीनों सही है, उपयुक्त में तीनों सही है। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत में प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई थी, 1928 में श्रीपाद अमृत टांगे एवं बेन बेडले के सहयोग से मुंबई में लाल बापटा गिरनी कामगार यूनियन के नाम से की गई थी। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। इन सभी छोटे बड़े श्रम संगठनों के श्रमिकों ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। चलिए, सबसे ज़्यादा ये फेमस हुआ था। भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य को बताना है। चलिए देखते हैं। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना या मेरठ लाकर को उन पर मुकदमा चलाया गया। ये भी सही है। नेक्स्ट, श्रमिक नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि वे सम्राट को भारत की प्रमुखता से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी सही है, प्रमुखता से वंचित कर रहे हैं। दोनों कथन सही है। मार्च 1929 में सरकार ने श्रमिक नेताओं को बंदी बना करके मेरठ ला करके उन पर मेरठ षड्यंत्र के केस
के तहत मुकदमा चलाया गया। इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इन नेताओं में मोहम्मद अहमद, M.A. डांगे, जोग लेकर, फिलिस स्पंट, बेडले, शौकत उस्मानी एंड अन्य सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है उसको जानते हैं, गलत को जानना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस AIT एटक जिसको कहते हैं कि स्थापना 1920 में हुई। लाला लाजपत राय एटक के द्वितीय नहीं प्रथम ही थे, यही गलत है आपका, यही आपका गलत है। महाड़ों के आंदोलन महाराष्ट्र में अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था, ये बिल्कुल ही सही है और उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें, तो मात्र B ऑप्शन इसका सही है। भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, व्यापार मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, ट्रेड मतलब व्यापार, ओके। संघ जो है ट्रेड यूनियन का एटक ने किया था। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे, ठीक है। महाराष्ट्र के में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में महाड़ों का आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता कांग्रेस के ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका भी इन्होंने ही किया था और कांग्रेस का जो संपन्न हुआ था लाहौर का अधिवेशन उसमें भी इन्होंने ही किया था। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस एटक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एटक ATUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस की स्थापना MN जोशी ने 1920 में किया था। स्थापना किसने किया था? स्थापना अगर क्वेश्चन आए तो MN जोशी के द्वारा किया गया, जोशी ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो चुने गए थे वो लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इस संगठन की स्थापना बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ उपाध्यक्ष बैप्टिस्टा थे। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री जिसको सचिव कहते हैं चमनलाल महामंत्री है चमनलाल बजाज थे। MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। MN राय जो थे पहले वो ऐसे भारतीय थे जो कि यहाँ पे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। किसके अति पर गए थे? तो लेनिन के निमंत्रण पर गए थे वो। वर्ष 1940 में MN राय द्वारा रेडियल डेमोक्रेटिक दल की भी स्थापना की गई। BP वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। चलिए आज आपका कंप्लीट हो गया। Day 2 पूरा कंप्लीट हो गया। Day 3 जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, सारे वीडियो को देखिए, डाउनलोड कर लीजिए, सुनिए, 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा NCERT का जो नोट्स मैंने दिया है या आप लोग ले लीजिएगा, चाहे आप जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बिहार टीचर्स के लिए कर रहे हैं, बिहार SSC के लिए कर रहे हैं, या फिर दरोगा के लिए कर रहे हैं, या BPSC 78 के लिए कर रहे हैं। NCERT का शॉर्ट्स एंड स्क्रिप्ट नोट्स आप लेने के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में विचार अपना प्रकट कीजिएगा। दिए गए नंबर या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है और कॉल मत कीजिएगा, कॉल ऐसे भी रिसीव नहीं होता। 7903812555 7903812553 पर इस पर मैसेज आप कर लीजिएगा, आपको तत्काल प्रभाव से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।